हाय। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं IAS 37 और IAS 10 के बारे में। तो इसको मैं सोचा हूँ दो पार्ट्स में डिवाइड करूंगा, एक IAS 37 और एक IAS 10। फिर उसके बाद हम लोग इन दोनों को कंबाइन करके जो इसके पीपीपी वगैरह होते हैं, पीपीपी किट, एग्जाम किट, इन दोनों को लगाएंगे। ओके, तो उसके लिए थर्ड पार्ट बनाएंगे। तो आज शायद मैं इन तीनों पार्ट्स को ले आऊंगा। तो लेट्स स्टार्ट विथ आवर फर्स्ट पार्ट। हाँ, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो हमारा फर्स्ट पार्ट जो है IAS 37, उसके बारे में पढ़ते हैं। तो पहले हमारे मन में ये क्वेश्चन आता है कि IAS 37 है क्या। तो बहुतों को रटा होगा, बहुतों को कॉन्सेप्चुअली पता होगा कि IAS 37 हमारे को बताता है प्रोविजन के बारे में, कंटीजेंट लाइबिलिटीज और कंटीजेंट एसेट्स के बारे में। ये तीनों होते क्या है, कैसे बनते हैं, सबके बारे में ये IAS 37 बताता है। तो पहले हम समझते हैं कि ये बनता ही क्यों है, मतलब प्रोविजन है ही क्यों, क्यों जरूरी है। उसके बिना भी तो धंधा स्मूथ चल रहा है, तो जरूरत क्या हो रही है इसकी प्रोविजन बनाने की। सीधा बहुतों के मन में आएगा कि सीधा जब होगा तो लॉस डिक्लेयर करो, पैसा तो खत्म करो। बट नहीं, क्योंकि खुद सोचो, मान लो तुम एक बिजनेस चला रहे हो, ओके। तुम्हारे को पता है कि ये चीज लॉस आगे जाके होने वाली है, तो तुम उसके लिए पहले से ही प्रिपेयर रहोगे कि 10,000 का लॉस होने वाला है, तो पहले से यहाँ पे रख रहो 10,000 ताकि रिकवर कर सको उस लॉस से। या फिर तुम वेट करोगे कि ऑन टाइम तुमको पैसे की जरूरत पड़े, मान समझ रहे हो। अब ये तो एक कारण हो गया। दूसरा कारण कि इसको लाया क्यों गया। ओके, ये तो खुद से भी तो जनरली कॉमन सेंस से भी तो बिजनेसमैन कर सकते थे। इसके लिए अलग से IAS बनाने की नीड क्या पड़ गई। तो सुनो इसका रीजन। तो होता ये था कि पहले के समय में जो बिजनेसमैन होते थे, तो बिजनेसमैन क्या करते थे कि उन्होंने जैसे कि मान लो 10 लाख रुपए का प्रॉफिट कमाया, तो उसमें से वो क्या करे, 5 लाख रुपए, 4 लाख रुपए दिखा दी कि प्रोविजन में, कि हमारा आगे जाके जो है लॉस हो सकता है, तो हमने पहले से उसके लिए प्रोविजन रख रखा है। तो इससे क्या होता था, बैलेंस शीट में हेरा फेरी हो रही थी, एसेट्स कम दिख रहे थे, जिसके कारण टैक्स कम लग रहा था, टैक्स कम लग रहा था, और बाकी डिवेंचर्स वगैरह को भी कम पैसा दे रहे थे, कि ये बोलकर कि हमारा जो प्रॉफिट ही बहुत कम हो रहा है, कितना बांट दे तुम लोगों को। तो इस चक्कर में IAS बनाया गया, ये सोचकर कि एक्चुअल अमाउंट दिखे, ना कि ऐसा जो मैनिपुलेटेड हो, मैनिपुलेटेड डाटा ना दिखा सके कोई भी कंपनी। इस कारण से IAS 37 को लाया गया, और उसमें अच्छे से बताया गया है कि IAS 37 के तहत प्रोविजन कब बनाया जा सकता है। अगर वो क्राइटेरियाज वो मीट होंगे, तभी जाके हम लोग से प्रोविजन बना सकते हैं और उसमें पैसा डाल सकते हैं, अदरवाइज नो। तो चलो इसके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं, ओके। तो कोर आइडिया क्यों बना। कंपनीज प्रोविजन से प्रॉफिट छुपा और स्मूथ करती थी, छुपी गुल्लक। जैसा मैंने कहा कि जो कंपनीज होती थी वो क्या करती थी कि उसमें थोड़ा पैसा डाल देती थी प्रोविजन के नाम पे, और उस मतलब कि वो छुपा के रखती थी उस पैसे को, जबकि वो प्रॉफिट होता था उनका। ये चीज गलत थी, और इसी को बचाने के लिए, रियल डाटा सामने लाने के लिए IAS 37 को लाया गया, इंट्रोड्यूस किया गया। तो आगे बढ़ते हैं। IAS 37 ने ये रूल दिया कि प्रोविजन मतलब तभी बन सकता है जब सच में पक्का फ्यूचर बोझ सर पे आ चुका हो। मतलब कि ये कि प्रोविजन तभी बना सकते हैं जब अब पक्का हो कि अब सर पे बोझ आ चुका हो हमारे, और हमारे को ये लॉस होने वाला हो, या फिर बहुत चांसेस हो कि लॉस हो सकता है, तभी हम प्रोविजन बनाते हैं। कितने चांसेस हो का वो, ये सब हम आगे पढ़ेंगे। तो प्रोविजन होता क्या है, हमने समझ लिया कि प्रोविजन क्यों बनता है, किस लिए बनता था, बनने के बाद क्या होता है, ये तो समझ गए हम। अब बनता क्यों है ये समझते हैं, और है क्या ये सबसे बड़ा क्वेश्चन, प्रोविजन है क्या। तो एक्चुअल में ये प्रोविजन लाइबिलिटी विद अनसर्टेन टाइमिंग एंड अमाउंट। तो इसको हाईलाइट कर देता हूं मैं, ओके। तो इसका हम लोग समझते हैं कि है क्या, लाइबिलिटी विद, इंग्लिश सबको क्लियर होगी, इतना सबको समझ आ गया होगा, बट स्टिल लेट मी एक्सप्लेन, ओके। लाइबिलिटी जो अनसर्टेन टाइम में हो, ठीक है। मतलब कि एक लाइबिलिटी है जो अनसर्टेन टाइम में हो रही हो और अनसर्टेन अमाउंट की हो रही हो। मतलब कि हमें पता है कि लाइबिलिटी है, बट कितने अमाउंट की हो, कब होगी, ये थोड़ा सा सर्टेन नहीं है। चांसेस हैं इसके होने के, बहुत ज्यादा चांसेस हैं, बट फिक्स नहीं पता हमको कि बस 50,000 रुपए का ही होगा, ओके। तो वहां पास अनसर्टेन वर्ड आता है कि अनसर्टेन टाइम, मतलब कि अनजाने समय में अनजाने पैसों का लॉस हो सकता है, या लाइबिलिटी हमारे ऊपर चढ़ सकती है। तो जब वो चीज हो, तो हाँ वो प्रोविजन होती है, प्रोविजन हम बनाते हैं, क्यों बनाते हैं हमने पढ़ लिया है, ओके। अब हम समझते हैं कि हुक, एग्जांपल से समझते हैं। मान के चलिए आपकी एक इलेक्ट्रॉनिक की शॉप है, जहां पास आप फोन्स वगैरह सब बेचते हो, ओके। तो वहां पास आप, वहां पे वारंटी मिलती है कि आप खुद से ये वो देते हो, वारंटी गारंटी जो भी आपको बोलना हो, कि हम 500, मतलब कि हमें फ्री सर्विसेज वगैरह सब देते हैं, ओके।
तो पक्का है कि कुछ फोन खराब होंगे, ठीक है, ये आपकी ऑब्लिगेशन है। पर कौन से होंगे, किस मॉडल के होंगे, कितने होंगे, कितने अमाउंट का खर्चा आएगा, ये सब आपको नहीं पता। पर आपको पता तो होगा ना कि 500 बेचे हो तो 500 में तो 100 तो नहीं, 100 भी ज्यादा हो जाएगा, 10 या 50 तो खराब हो ही जाएंगे, थोड़ा बहुत उसमें इधर का उधर का इशू होगा। अब वो वारंटी में रख रहे हो के, तो ये अनसर्टेन है। आप समझते हैं कि प्रोविजन बनता कब है? ठीक है, तो प्रोविजन को बनाने के लिए हमको तीन चीजों की जरूरत होती है, तीन क्राइटेरिया जब मैच होंगे तब जाके हमारा एक प्रोविजन बनेगा। एक नहीं आए मतलब कि सारे, पर मतलब कि एक को मान के चलते तो फर्स्ट प्रेजेंट ऑब्लिगेशन होनी चाहिए। अब चाहे वो लीगल हो या फिर कंस्ट्रक्टिव हो। तो इसका सीधा मतलब ये है कि जो चीज है जिसके लिए हम प्रोविजन बना रहे हैं वो प्रेजेंट में हो रखी हो, लाइक मतलब कि वो प्रेजेंट में चल रही हो। ऐसे नहीं कि हम बोल रहे हैं कि 10 साल बाद एआई आ जाएगा, हमारी जॉब रिप्लेस हो जाएगी, हमारा धंधा टेक ओवर कर दिया जाएगा, तो हम अभी उसके लिए पैसा रख लेते हैं प्रोविजन के नाम पे। नहीं, हम तभी रख सकते हैं जब वो प्रेजेंट में हो रखा हो या फिर पास्ट इवेंट में हो। लेकिन अगर पास्ट में कोई इवेंट हुआ जिसके कारण हमारा प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों इफेक्ट हो रहे हैं, तभी सिर्फ हम प्रोविजन बना सकते हैं। ये फर्स्ट क्राइटेरिया है, ओके, रिमेम्बर। ठीक है, इतना समझ गए। सेकंड, प्रोबेबल आउटफ्लो। और दूसरी चीज ये होनी चाहिए कि जो चीज हो, जो पास्ट इवेंट है, उसके कारण प्रेजेंट या फिर फ्यूचर में हमारा पैसा बाहर जाए धंधे से। जब पैसों का बाहर भी जा रहे हैं, फ्यूचर और पास्ट, सॉरी, पास्ट और प्रेजेंट ऑब्लिगेशंस भी हो, तब जाके हमारा प्रोजेक्ट ये प्रोविजन बन सकता है। लेकिन अभी भी एक क्राइटेरिया बाकी है। अब वो क्राइटेरिया क्या है उसके बारे में पढ़ते हैं। रिलायबल एस्टिमेट। अब देखो हुआ क्या, पास्ट इवेंट हो रखा हो, मतलब हो चुका है, पास्ट के कारण प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों ऑब्लिगेशंस में जा, मतलब कि उसके कारण जो ऑब्लिगेशन है उसके कारण हमारा जो पैसा है वो बिजनेस से बाहर जा रहा है। जब दोनों चीजें धंधे से बाहर भी जा रही हैं और पास्ट में वो चीज हो भी रखी हो, तो ये दो क्राइटेरिया में। पर अब तीसरी चीज क्या होती है, जितना पैसा आउटफ्लो हुआ हम उसका एस्टिमेट लगा सकते हैं कि इतना परसेंट या फिर इतना अमाउंट धंधे से बाहर जाएगा। मान के चलते हैं आप ये मोबाइल की कंपनी है, ओके, उसमें आपका लॉस हुआ है, फिर जो टेक्नोलॉजी थी वो अपडेट हो गई, लेकिन आपने जो फोन्स प्रोड्यूस किए थे उनमें से 500 ऐसे फोन्स थे जिन वो टेक्नोलॉजी मीट नहीं कर पा रहे हैं, ट्रेंड से हट गए हैं, आउटडेटेड हो चुके हैं वो। तो अब आप उसका एस्टिमेट लगा सकती हो ना कि मतलब कि ये लॉस होगा, आगे जाके नहीं बिकेंगे, इतना अमाउंट का लॉस हो सकता है, मतलब एस्टिमेट्स वगैरह लगाए जा सकते हैं। तो ये जब तीनों क्राइटेरिया मैच होंगे तब जाके ही सिर्फ आप प्रोविजन बना सकते हैं, अदरवाइज सिंग स्ट्रेट नो। ओके, इसको लॉजिक से समझते हैं कि पास्ट इवेंट हुआ, आज का बोझ, पैसा प्रोबेबल हुआ, मतलब कि नाप तौल, एक मिसिंग नो प्रोविजन, एक भी मिसिंग तो नो प्रोविजन। ठीक है, अब समझते हैं ये प्रोबेबल है क्या। प्रोबेबल का सिंपल सा मतलब है 50% से ज्यादा। अगर कहीं पे भी क्वेश्चन में लिखा है कि 49% चांसेस है कि ये केस हम हार जाएंगे, तो वो पॉसिबल में आ जाएगा, प्रोबेबल में नहीं आएगा। वो तभी आएगा जब आपका 50% से ज्यादा का चांसेस हो कि आप हार जाओगे केस, या फिर जो भी हो, लाइबिलिटी बनेगी। ओके, लाइबिलिटी, सॉरी, लाइबिलिटी बोल दिया, वो बनेगा, प्रोविजन बनेगा। अब हम समझते हैं कि लीगल और कंस्ट्रक्टिव दो तरीके के जो ऑब्लिगेशंस होते हैं वो हैं क्या। पहले हम समझते हैं लीगल के बारे में। तो लीगल मतलब होता है जो लॉ सरकार में या फिर लॉस में लिखा हुआ है, या फिर रेगुलर फोर्स, मतलब कि रेगुलेशंस फोर्स की जा रही हैं हम पे, कॉन्ट्रैक्ट साइन हो रखा है। तो सिंपल से बोले तो मतलब कि वो चीजें जो कानूनी तौर पे आपको करनी ही पड़ेंगी, उससे आप बच नहीं सकते, वो लीगल होती है। वारंटी हो गई, जैसे वारंटी टर्म्स आपने रखे हैं कि इस चीज की वारंटी 2 साल तक है, तो 2 साल तक के लिए आपके ऊपर ऑब्लिगेशन है, आपको वो चीज माननी पड़ेगी। कोर्ट ऑर्डर है वो भी आपको मानना पड़ेगा, मतलब ये जो सरकारी तौर तरीके से वो चीजें चल रही हैं वो आपको माननी पड़ेंगी, आपका उसमें कोई कंट्रोल नहीं है। वहीं पे तो दूसरी तरफ आता है हमारा कंस्ट्रक्टिव। कंस्ट्रक्टिव मतलब आपने खुद ऊपर अपने ऊपर ये ऑब्लिगेशन लिया है अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए। तो जैसे मान के चलते हैं आपकी एक फोन शॉप है, ओके, मोबाइल की। तो उसमें आप क्या करते हो कि आप सबको बोल के रखो कि आप कोई सा भी फोन लो, सस्ते से सस्ता, महंगे से महंगा, उसमें आप 5 साल तक फ्री सर्विस दोगे। तो अब ये जो फ्री सर्विस है ये कंपनी नहीं दे रही, ये आप खुद दे रहे हो। आपको ना सरकार ने दे रखा, ऑर्डर दे रखा है, ना किसी ने दे रखा। आपने खुद ही अपने ऊपर लिया है कि मैं करूंगा, मैं मतलब मैंने खुद से अपने ऊपर ये ऑब्लिगेशन लाया हुआ है। और जब खुद के ऊपर खुद से ऑब्लिगेशन लाओ लीगली, आप उसके लिए
एकदम बिल्कुल फोर्स्ड नहीं हो कि आपको करना पड़ेगा, तब ये आपका कंस्ट्रक्टिव के अंदर आता है। इसका एग्जांपल समझे तो इसमें लिखा हुआ है रेस्टोरेंट के बारे में, कि जो रेस्टोरेंट होता है वो हमेशा जो मतलब क्लेम करता है या फिर हमेशा ये बोलता है कि पसंद ना आया तो पैसा वापस, जैसे कोई चीज खाए आप, नहीं पसंद आई आपको, तो आपको वो पैसा वापस मिल जाएगा, आपको एक सिंगल पेनी भी देने की जरूरत नहीं है। ये बंधा हुआ है कि अब मार्केट में तो हो चुका, चाहे आपकी मोबाइल की शॉप हो या रेस्टोरेंट हो, अब आप दोनों जगहों में आपने खुद से अपने ऊपर ये ऑब्लिगेशन ले रखा है, कंस्ट्रक्ट कर रखी है कि आप तो ऐसा ही करते हो, तो आप बंद चुके हो ये चीज करने के लिए। बट याद रखना ये आप लीगली नहीं हो, आपको कोई इसके लिए कोर्ट में सू नहीं कर सकता या फिर कोई इस तरीके से भी लीगल एक्शन नहीं ले सकता अगर आप इसको लेने मतलब करने से रिफ्यूज करते हो तो। बस हाँ, मार्केट में रेपुटेशन का थोड़ा सा गुडविल वगैरह डाउन होगी ऑफ कोर्स, बट ओके। तो प्रोबेबल लेडो, अब हम समझते हैं कि जो लाइबिलिटी होती है, एसेट्स होते हैं, इन सब के बारे में क्या सीन है, मतलब कि किस तरीके से हम लोग ये डिफाइन करते हैं कि इसके लिए वो क्या बोलते हैं, प्रोविजन बनाया जाएगा, या फिर इसको एसेट्स ट्रीट किया जाएगा, लाइबिलिटी ट्रीट करा जाएगा, या फिर कैसे मतलब कि नोट टू अकाउंट में डालेंगे, इन सब के बारे में समझते हैं। तो शुरुआत हम सबसे ऊपर से करते हैं, वर्चुअल सर्टेन। तो इसमें ऐसा होता है कि 95% चांसेस होते हैं, आई गेस 95 90 या 100, हाँ 90 95% चांसेस से ज्यादा अगर चांसेस हैं कि वो चीज अब हमारे तरफ है। जैसे कि हमारे ऊपर हमने पर्सन पे कोर्ट केस कर रखा है और हमने लिखा है कि हमको इससे $100,000 चाहिए। तो अब हमारा एक दिन वकील आता है और कहता है हमको कि भाई हम तो जीत गए, बस कल हियरिंग है हमारी, उसमें 95% चांसेस है, फिर 100% चांसेस है इस जो जज है हमारी फेवर में ही फैसला सुनाएगा। तो अब ये जो है कि हमारे ऊपर फैसला सुनाया जाएगा हमारे फेवर में, तो हम इसको क्या मान सकते हैं कि $100,000 हमारे पास आ रहे हैं, तो हम इसको वर्चुअल सेटल में काउंट करके एसेट्स की तरह ट्रीट कर देंगे, एसेट्स बैलेंस शीट में डाल देंगे डायरेक्ट इसको। ऑन द अदर हैंड एक दिन हमारा वकील आता है, कहता है कि भाई वो केस तो हम हार जाएंगे, कल हमारी हियरिंग है, $100,000 का जो हमारे ऊपर केस लगाया गया था हम हार जाएंगे, और हमको $100,000 उस एक्स पर्सन को देने पड़ेंगे, उसके चांसेस 100% है। अब यहाँ पे भी वर्चुअल सर्टेन आ गया है। वर्चुअल सर्टेन मतलब कि हमको वो देना ही पड़ेगा, तो लाइबिलिटी होगा तो सेट होगा। अब हमको देना है, आउटफ्लो हो रहा है, बट याद रखना यहाँ पास मतलब कि एक टाइप से श्योर ही है हम, तो हम इसको प्रोविजन नहीं ट्रीट करेंगे, डायरेक्टली लाइबिलिटी में ट्रीट कर देंगे कि अब तो जाना ही है पैसा। अब चांसेस ही नहीं है कि जा सकता है नहीं जा सकता, सीधा जाना है, तो वहां पास सीधा हम क्या कर देंगे, लाइबिलिटी ट्रीट कर देंगे। ओके, फिर आता है प्रोबेबल। प्रोबेबल का सीधा सिंपल मतलब है 50% से ज्यादा। अगर हमारे केस जीतने के चांसेस 51% है, 51% चांसेस है कि जज हमारे फैसला हमारी फेवर में या फिर हमारे अपोजिशन में फैसला सुनाएगा, प्रोबेबल हम लोग उसको प्रोविजन में काउंट कर लेंगे प्रोबेबल के तहत में। अब यहाँ पर सुनो एक चीज याद रखना, अगर लाइबिलिटी मतलब कि लॉस हो रहा है, जैसे कि प्रोबेबल है कि हम लोग हार जाएंगे केस, 55% 51% चांस है, $100,000 देना पड़ेगा, तो वहां पे हम प्रोविजन बना लेंगे, क्योंकि अभी भी हमारे हारने और जीतने जीतने के चांसेस हैं। ओके, ऑन द अदर हैंड अगर एसेट्स की बात करें, जैसे कि हम लोग केस करे ऊपर किसी के ऊपर कि $100,000 वो देगा, अब 55% चांसेस है कि हम लोग जीत जाएंगे, तो भी हम लोग उसको एसेट ट्रीट नहीं करेंगे, हम उसको डिस्क्लोज करेंगे सिर्फ नोट टू अकाउंट में। ओके, फिर उसके बाद आता है हमारा पॉसिबल। पॉसिबल मतलब 50% से कम, तो यहाँ पास हम लोग कंटीजेंट लाइबिलिटीज ट्रीट करेंगे। जैसे अगर हमारा सेम केस हम लोग हार रहे हैं, ठीक है, तो वापस हम लोग उसको पूरी तरीके से ना प्रोविजन बना सकते हैं, क्योंकि 50% से ज्यादा नहीं है, वो कम है, तो हम लोग उसको कंटीजेंट लाइबिलिटीज ट्रीट करेंगे और इसको डिस्क्लोज करेंगे सिर्फ नोट टू अकाउंट में। ऑन द अदर हैंड एसेट साइड जो हमने सेम बताया, अगर पैसा आने के चांसेस 30% 40% 45% ऐसे हैं, तो हम उसको डिस्क्लोज भी नहीं करेंगे, हम उसको कुछ नहीं करेंगे, उसके हाल में छोड़ देंगे अनटिल अनलेस वो 50% से ज्यादा पार कर चुका हो। ठीक है, उसके बाद रिमोट, उसमें ना कुछ नहीं बनेगा, प्रोविजन ना फिर डिस्क्लोजर ना एसेट्स ना लाइबिलिटी। ओके, वो क्या देखा, बैड न्यूज है तो जल्दी उसको अपने अंदर लाओ, संभालो, उसके लिए रेडी रहो। पर अगर गुड न्यूज है तो वेट करो, एक बार उसको हो जाने दो तब उसको रिकॉर्ड करना। अब हम लोग समझते हैं कि जब से मैं बोल रहा हूँ कंटीजेंट लाइबिलिटी, कंटीजेंट एसेट, कंटीजेंट लाइबिलिटी, कंटीजेंट एसेट, पर ये है क्या, तो उसके बारे में हम पढ़ते हैं। ओके, तो बैलेंस शीट में सिंपल सी भाषा में बोलूं तो कंटीजेंट लाइबिलिटी और कंटीजेंट एसेट्स वो एसेट्स और लाइबिलिटीज हैं जिनको हम बैलेंस शीट में नहीं जगह देते हैं, हम उनको सिर्फ डिस्क्लोज करते हैं, वो भी नोट टू अकाउंट में। ओके, कंटीजेंट लाइबिलिटी मतलब
पॉसिबल ऑब्लिगेशन है या प्रेजेंट ऑब्लिगेशन जो प्रोबेबल मेजर्स नहीं है, मेजरेबल नहीं है, मतलब कि जो ऐसे पॉसिबल ऑब्लिगेशन, याद रखना मैंने क्या कहा था, प्रोबेबल 50% से ज्यादा, पॉसिबल 50% से कम। तो यहाँ पे पॉसिबल है, पॉसिबल है हमारे ऊपर ऑब्लिगेशन लगे, हो गया। या प्रेजेंट ऑब्लिगेशन हो जो प्रोबेबल मेजरेबल नहीं है, या तो उसको मेजर नहीं किया जा सकता या फिर वो प्रोबेबल है नहीं है, ठीक है, प्रोबेबल नहीं है, 50% से चांसेस कम है, तब हम लोग उसको सिर्फ डिस्क्लोज करेंगे कंटीजेंटल लाइबिलिटी को। हुक केस पे 30% हारने की चांस है, नोट टू ऑर्डिनरी को प्रोविजन नहीं बनाना है, मतलब 30% हारने के चांस है, मतलब 70% जीतने के चांस है, इसलिए ठीक है उसको सिर्फ डिस्क्लोज किया जाएगा। वहीं पे कंटीजेंट एसेट्स वो है जो पॉसिबल इनफ्लो है, प्रोबेबल मतलब कि पैसा आएगा, प्रोबेबल है डिस्क्लोज करो, वर्चुअल सर्टेन है एसेट्स बनाओ, अगर समझ गए ना, मैंने एक्सप्लेन कर रखा है। हुक अपने केस की जीत प्रोबेबल है, नोट फाइनल जजमेंट आने पे ही पैसा रिकॉर्ड करेंगे हम लोग। मेजरमेंट कितना, तो सिंगल ऑन ऑफ, मतलब कि अगर छोटा अमाउंट है छोटे टाइम के लिए तो उसको पूरा काउंट कर लो, वहीं पे अगर ज्यादा समय के लिए हो तो उसको आप पहले प्रेजेंट वैल्यू में लाओ, फिर प्रेजेंट वैल्यू से उसको जहां पास भी पुट करना है वापस करो। तो यहाँ हमारा होता है IAS 37 खत्म। तो अगली वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं IAS 10 के बारे में डिटेल में, मतलब कि जो समरी नोट्स वगैरह होते हैं उसमें हम लोग अच्छे से समझेंगे कि IAS 10 है क्या, ज्यादा बड़ा टॉपिक है नहीं, इसको अच्छे से हम लोग कंप्लीट कर डालेंगे अगली वीडियो में। उसके बाद जो थर्ड वीडियो आएगी जो आज ही आ जाएगी मेरे ख्याल से, तीनों वीडियोस, तो उसमें हम इसके सारे क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे बीपीपी और एग्जाम किट के। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।